वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ राहुल, मैं संतोष को अब जॉब नहीं दे सकता। पापा, आप संतोष भैया के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी बोल रहे हैं कि आप उन्हें जॉब नहीं देंगे। देख राहुल, संतोष इस ऑफिस में नौकरी करने का सारा रास्ता बंद कर चुका है। उसने जो काम किया है उसके बारे में इस ऑफिस में सब जान चुके हैं। फिर भी अगर मैं उसे जॉब में रखूंगा तो यहाँ एम्प्लॉय लोगों का आंदोलन हो जाएगा। फिर संतोष ने जो काम किया है वैसा काम कोई और भी कर सकता है, इसलिए मैं उसे फिर से जॉब में नहीं रख सकता। इट इज इम्पॉसिबल। पापा, ये पॉसिबल हो सकता है। सिर्फ मेरे लिए आप संतोष भैया को जॉब में फिर से रख लीजिए। वो दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। मैं उनका जिम्मेदारी लेता हूँ। पापा प्लीज, पापा मेरे खातिर। सुन राहुल, कल मैं उसे सिर्फ तुम्हारे कहने पर जेल से छुड़वाया है और आज मैं उसे तुम्हारे कहने पर जॉब में फिर से रख रहा हूँ। लेकिन उसे कहना कि वो मेरे सामने कभी मत आए, मैं उसे टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। पापा, ये कैसे हो सकता है? संतोष भैया इस ऑफिस में जॉब करेंगे और आपके सामने नहीं आएंगे? ये तो नामुमकिन है। तू एक काम कर, तू कल 1 वीक के लिए खंडाला जा रहा है तो उसे भी साथ में ले जा। वो तेरे साथ रहकर तेरा ख्याल रखेगा। ठीक है पापा। ऐसे करने से पापा का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और संतोष भैया की जॉब भी बच जाएगी। क्या हुआ संतोष भैया, आप इतने चुप क्यों हैं? आज आप कुछ नहीं बोलेंगे? मैं अब क्या बोलूं छोटे मालिक। बड़े मालिक ने मुझे जॉब पर तो फिर से रख लिए, लेकिन वो मुझ पर फिर से नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं उनकी ये नाराजगी सहन नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए भैया, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। आपके और पापा के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। छोटे मालिक, आगे ट्रक आ रही है, संभल कर चलाइए। ओ गॉड, कार में ब्रेक नहीं लग रहा है। भैया अब क्या करें? राहुल की मुंह से ये बात सुनकर संतोष घबरा कर राहुल को बाहर धक्का देता है और ठीक उसी समय कार संतोष के साथ घई में गिर जाता है। एक्सीडेंट की बात सुनकर प्रताप ठाकुर और उनकी पत्नी गायत्री तुरंत खंडाला पहुंचते हैं। ठीक तो है ना राहुल? एक्सीडेंट की बात सुनकर मैं तो बहुत घबरा गई थी बेटा। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। सिर्फ सर पे थोड़ा सा चोट आई है, बाकी सब ठीक है। ये सब संतोष की वजह से हुआ है। मैं उसे अक्सर कार लापरवाही से चलाते हुए देखा है, उसके वजह से ये एक्सीडेंट हुआ होगा। मैं क्यों उस नालायक को राहुल के साथ भेजा पता नहीं। मुझे तो बहुत गिल्टी फील हो रहा है। पापा, आप संतोष भैया को ऐसा मत बोलिए। आज उनके वजह से ही मैं जिंदा हूँ। कार मैं चला रहा था, पता नहीं कैसे कार का ब्रेक फेल हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस समय भैया ने मुझे कार से बाहर धक्का दिया और मैं कार से बाहर चला गया और भैया खुद कार के साथ खाई में गिर गए। उन्हें बहुत चोट आई है पापा, वो अब आईसीयू में है, उनका ऑपरेशन हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलिए मेरे साथ उन्हें देखने। उसके बाद प्रताप ठाकुर और गायत्री संतोष को आईसीयू के बाहर से देखते हैं। डॉक्टर भैया, आप कैसे हैं? राहुल जी, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन जब तक उन्हें होश नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। देखा पापा, आपने जिसको विश्वासघात बेईमान कहकर जॉब से निकाल दिया था, आज उसने आपकी बेटे की जान बचाई है, तो वो विश्वासघात कैसे हो सकते हैं? भगवान, आप संतोष भैया को ठीक कर दो, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके अगले दिन संतोष को होश आता है, तभी सब उसे मिलने जाते हैं। संतोष, आज अगर तुम नहीं होते तो ना जाने राहुल का क्या होता। आज तुम्हारी वजह से ही वो ठीक है। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ भगवान की मर्जी है। उन्होंने ही सब कुछ किया है। तुमने कुछ नहीं किया? तुमने खुद राहुल को कार से धक्का देकर उसकी जान बचाई और खुद खाई में गिर गए।
जो तुमने किया है खुद की सगे भाई भी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दे संतोष, तुझे पहचानने में बहुत गलती कर दिया, माफ कर दे मुझे। नहीं बड़े मालिक, आप मुझे माफी मत मांगिए, आप मुझे माफी मांगे ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। संतोष बेटा, आज से तू हमारा बेटा बन गया है। तू अब से राहुल की बड़ा भाई है। माँ, पापा, आप घर जाइए। जब तक संतोष भैया पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं उनके पास ही रहूंगा। उसके बाद हम दोनों खंडाला घूमेंगे और बाद में घर लौटेंगे। क्या भैया, ठीक कह रहा हूं ना मैं? अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। राजू भैया, ये लड़की की आंखें बड़ी बड़ी है, बिल्कुल कार के हेडलाइट की तरह। ये मेरे भैया के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। अब कल और कोई लड़की की फोटो ले आना। क्या रानी मैडम, आपको तो कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही है। मैं आपको कल से 15 लड़कियों की फोटो दिखा चुका हूँ, लेकिन आपको उनमें से कोई एक भी पसंद नहीं आ रही है। कैसे कोई लड़की पसंद करूं राजू भैया? किसी लड़की की नाक टेढ़ी है तो किसी की आंख बड़ी बड़ी है, किसी के सर पे बाल ही नहीं है तो कोई मोटी है। इतने में मेरी राहुल भैया के लिए ये लड़की कैसे ढूंढूं? मेरी भैया तो लाखों में एक है, तो उनके लिए कोई परी तो होना ही चाहिए ना। तुम सबको राहुल के लिए लड़की ढूंढने की अब कोई जरूरत नहीं है। राहुल के लिए मैंने लड़की ढूंढ लिया है। मेरी दोस्त शेखर की बेटी रूही, वो पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, लेकिन लड़की थोड़ी सी सांवली है। नहीं, मैं काली लड़की से अपनी राहुल की रिश्ता कभी तय नहीं करूंगी। मुझे मेरी राहुल के लिए एक गोरी लड़की चाहिए। ऐसे राहुल बाबा कब वापस आ रहे हैं? उनके बिना घर बहुत सुना सुना लग रहा है। मेरा आज राहुल से बात हुआ है, वो और संतोष खंडाला में मजे कर रहे हैं। वो दोनों अगले हफ्ते घर वापस आएंगे। तब राहुल नदी की किनारे एक लड़की को देखता है। वो उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेता है। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? वो लड़की राहुल की बात सुनकर मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। तब उसकी पैरों की एक पायल नीचे गिर जाती है। ये देखकर राहुल उस पायल को उठाता है। अच्छा छोटे मालिक, आप सिर्फ ये पायल लेकर आए हो या इस लड़के के बारे में कुछ जानते हो? उसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? मैं उसे उसका नाम पूछा, लेकिन वो बिना बताए चली गई। आपको पता है भैया, ये 7 साल में लंदन में रहा, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी ड्रीम गर्ल यहाँ खंडाला में मिल जाएगी। लेकिन अफसोस ये है कि मैं उसका नाम पता कुछ नहीं जानता, और मुझे वो लड़की कैसे मिलेगी? आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं उस लड़की को आपके लिए ढूंढूंगा। वो जहाँ कहीं भी होगी उसका पता मैं आपको दूंगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। आप सच कह रहे हैं संतोष भैया? आप उस लड़की की पता मुझे ढूंढ के देंगे? हाँ छोटे मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। थैंक यू भैया। उसके अगले दिन संतोष उस लड़की की पता ढूंढने लग जाता है। वो खंडाला में सबको पूछता है और आखिरकार उसे उस लड़की की नाम और पता मिल जाता है। उसके बाद संतोष उसके घर जाता है और उसके साथ बात करता है और वहाँ से चला आता है। छोटे मालिक, आपका काम हो गया। उस लड़की की नाम माया है। वो पास में जो गांव है वहाँ पे रहती है। माया, बहुत अच्छा नाम है। उसके नाम की तरह वो भी मुझे अपनी माया जाल में फंसा चुकी है भैया। जहाँ देखता हूँ बस वही नजर आती है। उसके बिना मुझे और कुछ काम करने में मन नहीं लगता है। जी करता है कि मैं बस उस लड़की की ख्यालों में खोया रहूं। उसके बारे में और कुछ बोलिए भैया। उसके घर में और कौन कौन है, उसके माँ पापा कौन है, वो क्या करती है, सब कुछ। कूल छोटे मालिक, कूल, बताता हूँ, थोड़ा धीरज तो रखिए। माया एक गरीब लड़की है। उसकी माँ पापा इस दुनिया में नहीं है। वो एक अनाथ लड़की है। उसकी एक 12 साल की भाई है जो हॉस्टल में रहकर पढ़ता है। ये बात सुनकर राहुल चिंता में पड़ जाता है। क्या हुआ छोटे मालिक? आप माया के बारे में जानकर इतनी चिंता में क्यों आ गए? संतोष भैया, माँ पापा इस रिश्ते में राजी होंगे क्या? इस बात को लेकर मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। हाँ, ये तो बड़ी चिंता की विषय है। मैं तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। बड़े मालिक और मालकिन ऐसी एक रिश्ते में राजी होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन आप तो इस रिश्ते से राजी है ना? ऑफ कोर्स भैया,
मैं माया से शादी करना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं और किसी भी लड़की से शादी नहीं करूँगा। तो ठीक है, बड़े मालिक और मालकिन को मैं समझाऊंगा। मैं उनसे शादी के बारे में बात करूंगा। मेरा मन कहता है कि वो जरूर मान जाएंगे। मैं आज ही मुंबई जाता हूँ, आप यहाँ रुकिए। मैं बड़े मालिक और मालकिन से बात करके आपको फोन करूंगा। ठीक है भैया। उसके बाद संतोष मुंबई जाकर प्रताप जी और गायत्री को राहुल और माया के बारे में सब कुछ बताता है। ये बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है संतोष कि राहुल ने खुद के लिए लड़की पसंद कर लिया। हमारी एक बहुत बड़ी चिंता गई। हमें अब उसकी शादी के लिए लड़की देखना नहीं पड़ेगा। हम आज ही खंडाला जाएंगे और माया को बहुत जल्दी हमारी घर की बहू बनाकर लेकर आएंगे। क्यों जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ गायत्री, हम सब आज ही खंडाला जाएंगे। ये बात सुनकर संतोष खुश हो जाता है और ये बात राहुल को फोन में बताता है। राहुल भी संतोष की बात सुनकर खुश हो जाता है। उसके बाद प्रताप जी और गायत्री खंडाला जाते हैं और एक शुभ मुहूर्त में राहुल और माया की शादी हो जाती है। दुल्हन की भेष में तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो माया। अच्छा, तो मैं आपको और कभी सुंदर नहीं लग रही थी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम मुझे हमेशा किसी भी भेष में सुंदर लगती हो, लेकिन आज दुल्हन की जोड़े में कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। राहुल जी, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात सुनकर मुझसे नाराज नहीं होंगे। मैं तुम पर नाराज कैसे हो सकता हूँ? तुम तो मेरी जान हो। बोलो, क्या कहना चाहती हो? राहुल जी, जब मैं आपको पहली बार नदी के किनारे गिटार बजाते हुए देखा था, तब से मैं आपको पसंद करने लगी थी। मन ही मन आपको अपना पति मान चुकी थी। आपको मैं पति के रूप में पा सकूं, इसलिए मैं अपने गांव की पहाड़ी वाली शिव मंदिर में मन्नत मांगी थी कि अगर आप मुझे पति के रूप में मिल जाएं, तो हम दोनों 6 महीने तक शादी के बाद कोई शारीरिक संबंध नहीं रखेंगे। क्या आप मेरी ये मन्नत पूरी करने में मेरी साथ देंगे? जरूर माया, मैं तुम्हारी मन्नत पूरी करने में तुम्हारी साथ जरूर दूंगा, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी मन्नत मेरी मन्नत है। तुम चिंता मत करो, ये 6 महीने यूं ही गुजर जाएगी। ये बात सुनकर माया मुस्कुरा देती है। उसकी अगले दिन से माया अपनी ससुराल में सबकी ख्याल अच्छी तरह से रखती है। एक अच्छी बहू और पत्नी होने का सारी कर्तव्य निभाती है। सब उसके ऊपर खुश थे। देखते ही देखते 6 महीने गुजरने की 2 दिन बाकी थे। तब माया राहुल को बोलती है, राहुल जी, मेरी मन्नत पूरी होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। मैं चाहती थी कि आप और मैं एक बार साथ में पहाड़ी वाली शिव मंदिर जाकर हमारी मन्नत पूरी करके आते हैं और भगवान जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर हमारी जिंदगी का शुरुआत करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं माँ पापा से इस बारे में बात करता हूँ, फिर हम दोनों चलेंगे। उसके बाद राहुल पहाड़ी वाली शिव मंदिर जाने के लिए अपनी माँ पापा से परमिशन लेता है। वो दोनों जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। तब राजू आता है। मालिक, मुझे आज ही गांव जाना पड़ेगा। माँ का तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बाबूजी का अभी मुझे कॉल आया था। अच्छा ठीक है, तू अभी जा और माँ को अच्छी तरह से इलाज कराना। अगर कोई जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना और एक कुछ पैसा रख, इलाज में काम आएगा। मालिक, ये क्या, आप फिर से पैसा दे रहे हैं? मुझे आप हर महीने तनख्वाह तो देते हैं ना, और ऊपर से मेरे नाम में बीमा भी कर चुके हैं और फिर से ये पैसा दे रहे हैं। रख ले राजू, तेरा काम आएगा। माँ की तबीयत भी तो खराब है, रख ले। पता नहीं तू जब वापस आएगा मैं यहाँ रहूंगा या फिर नहीं। मेरा मतलब मैं तुझे पैसा दे पाऊंगा या फिर नहीं। मालिक, आप ऐसी बात फिर से मेरे आगे कभी मत कहना। भगवान हमेशा आपको सही सलामत रखे, आपकी हमेशा तरक्की हो, आपके ऊपर किसी की बुरी नजर ना पड़े, आप और आपका पूरा परिवार ऐसे ही हंसता खिलता ही रहे। अच्छा बस बस, तू जल्दी से जा और जल्दी से आना। पता नहीं आज तू गांव जा रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे अब मिल पाऊंगा कि नहीं। मेरा मन पता नहीं क्यों घबरा रहा है। अगर ऐसा है तो मैं गांव नहीं जाता हूँ, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। अरे नहीं पागल,
वहाँ माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तू जा, और माँ जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब तुम जल्दी से वापस आ जाना। ठीक है मालिक, अपना ख्याल रखना। उसके बाद राजू गांव के लिए निकल जाता है। उसके 2 दिन के बाद राहुल और माया मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों प्रताप जी और गायत्री का आशीर्वाद लेते हैं। राहुल, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम संतोष को भी अपने साथ ले जाओ। मंदिर जाने के लिए पहाड़ी रास्ता होकर जाना पड़ेगा। कार ड्राइव करने के लिए संतोष हेल्प करेगा, इसलिए तुम उसे भी अपने साथ ले जाओ। ठीक है पापा, मैं अभी संतोष भैया को कॉल करता हूँ। उसके बाद राहुल, माया और संतोष तीनों शिव मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोगों पहाड़ी वाली शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी की दर्शन करते हैं। उसके बाद राहुल और माया पहाड़ी का खूबसूरती देखने चले जाते हैं। माया, चलो यहाँ से, मुझे इतनी ऊंचाई से डर लगता है। ये क्या राहुल जी, आप तो बच्चों की तरह डर रहे हो। कुछ नहीं होगा, यहाँ आइए, मेरी हाथ पकड़िए, आपको डर नहीं लगेगा। आइए ना, प्लीज आइए। आप तो खामोखा डर रहे हो। देखिए ना, कितना खूबसूरत नजारा है ना? हाँ, यहाँ की खूबसूरती कुछ ज्यादा ही आज खूबसूरत लग रही है, क्योंकि साथ में तुम जो हो। अच्छा, आपको पता है राहुल जी कि मैं आपको यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? इस पहाड़ी की खूबसूरती की नजारा दिखाने के साथ साथ मैं आपको इस पहाड़ी में हमेशा हमेशा के लिए बसा देना चाहती हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तब माया राहुल को धक्का मारती है। तब राहुल माया की पैर पकड़ लेता है। माया, ये तुम क्या कर रही हो? मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे ऊपर खींचो। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचाने के लिए तो आपकी जिंदगी में आई थी राहुल जी। गुड बाय। उसके बाद माया राहुल की हाथ छोड़ देता है। राहुल नीचे खाई में गिर जाता है। ये देखकर माया खुश हो जाती है। शाबाश माया, शाबाश, तुमने मेरे रास्ते से एक बहुत बड़ी कांटा हटा दिया। एक तो गया, अब प्रताप ठाकुर की बारी है। अरे, तुम इतनी बारिश में घर के बाहर अंदर क्यों हो रहे हो? सुनिए जी, बच्चे घर से बाहर हैं, अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, उनका मोबाइल भी नहीं लग रही है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। तुम चिंता मत करो, वो लोग घर आ जाएंगे। और ऐसे भी संतोष है ना बच्चों के साथ, तुम आराम से यहाँ बैठो। बड़े मालिक, मालकिन, अनर्थ हो गया, यहाँ आइए। ये तो संतोष की आवाज है। क्या हुआ बहू को? माया, तुम्हें क्या हुआ? बोलो माया। संतोष, क्या हुआ है बहू को? और राहुल कहाँ है? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो, राहुल कहाँ है? बड़े मालिक, छोटे मालिक और माया मैडम दर्शन के बाद पहाड़ी के नजारा देख रहे थे, तब पता नहीं कैसे छोटे मालिक का पैर फिसल गया और वो पहाड़ी से नीचे गिर गए। तब से माया मैडम भी सदमे में है। नहीं, राहुल को कुछ नहीं होगा, मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ। गायत्री, तुम बहू को संभालो, मैं राहुल के पास जाता हूँ। तुम चिंता मत करो, राहुल को कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। तब प्रताप जी को अचानक से हार्ट अटैक आता है। बड़े मालिक, क्या हुआ आपको? मालकिन, हमें मालिक को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उसके बाद प्रताप जी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अगले दिन प्रताप जी को होश आता है। देखिए, ये प्रताप जी की सेकेंड टाइम हार्ट अटैक हुआ है। आपको उनका अब ज्यादा ख्याल रखना होगा, उनको स्ट्रेस से दूर रखना होगा। वो जितने ही आराम करेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद सब प्रताप जी से मिलते हैं। तब संतोष वहाँ आता है। बड़े मालिक, इस पेपर में आपका साइन चाहिए। आप साइन करेंगे तो बैंक से पैसा विड्रॉ होगा और सप्लायर को पैसा मिल पाएंगे। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको सबको कहा था ना, प्रताप जी को कोई स्ट्रेस ना दिया जाए, उन्हें आराम करने दिया जाए, फिर भी आप उन्हें ऑफिस का स्ट्रेस दे रहे हैं। डॉक्टर सर, ये एक जरूरी फाइल है जिसमें बड़े मालिक की साइन बहुत जरूरी है।
वरना पैसे विड्रॉ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, मुझे साइन करने दीजिए। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? जिस बेटे के लिए मैंने ये सपना देखा था कि वो मेरे बाद मेरे कंपनी और मेरे प्रॉपर्टी का ख्याल रखेगा, वो तो मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। तो मैं क्या करूं? ये सारे काम मुझे ही तो करना पड़ेगा, चाहे मेरा तबीयत जितना ही खराब हो। ये लो संतोष, फाइल में साइन हो गया। प्रताप जी, क्या ऐसे नहीं हो सकता? जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, आप आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को कुछ दिनों के लिए दे दे, ताकि वो आपके एब्सेंस में कंपनी का ख्याल रख सके और आपको बार बार डिस्टर्ब ना करे। ऐसे में आपका रेस्ट भी हो जाएगा और कंपनी का काम भी ठीक से होगा। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अगर मैं अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के नाम कर देता हूं तो सब कुछ ठीक से चल सकता है, लेकिन मैं अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसके नाम पे लिख दूं? गायत्री, तुम्हारे नाम पे लिख दूं? नहीं जी, आपकी तबीयत अब ठीक नहीं है। मुझे आपके साथ यह हॉस्पिटल में रुकना होगा, इसलिए मैं जिम्मेदारी निभा नहीं सकती। आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। रानी तो अब छोटी है। माया, क्या मैं पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम पे कर दूं? नहीं पापा, राहुल जी जाने के बाद मेरी मन ठीक नहीं है। इतने में मैं कंपनी कैसे संभाल पाऊंगी? मैं इसकी योग्य नहीं हूँ। आप मुझे माफ कीजिए। तुम दोनों मना कर रहे हो, तो मैं अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसके नाम पे करूं? आप संतोष के नाम क्यों नहीं कर देते? संतोष हमारा बेटा जैसा है, हमने उसे बेटा माना है। हम सब उस पर कितना भरोसा करते हैं, वो भी तो हम पर कितना भरोसा करता है। आप अपनी एब्सेंस में पावर ऑफ अटॉर्नी संतोष के नाम कर दीजिए। संतोष, क्या तुम ये जिम्मेदारी निभाओगे? नहीं बड़े मालिक, मैं इतना बड़ा जिम्मेदारी कैसे निभा सकता हूँ? मुझसे ये काम नहीं होगा। संतोष, अगर तुम मुझे कुछ दिन और जिंदा देखना चाहते हो तो तुम यहाँ हाँ कर दो। बस थोड़ी दिन की ही तो बात है। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो पावर ऑफ अटॉर्नी फिर से मेरे नाम कर दूंगा। प्लीज संतोष, मान जाओ। ठीक है बड़े मालिक, जैसे आपकी मर्जी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भूल नहीं सकता संतोष। तुम एक काम करो, कल जब तुम हॉस्पिटल आओगे तो पावर ऑफ अटॉर्नी का पेपर साथ में लेकर आना। मैं अपना वकील से बात कर लूंगा और पेपर्स में साइन कर दूंगा। ठीक है मालिक। उसके अगले दिन संतोष पावर ऑफ अटॉर्नी का पेपर्स लेकर आता है। प्रताप जी उस पेपर्स में साइन कर देते हैं। ये देखकर संतोष मन ही मन खुश हो जाता है। प्रताप जी के एब्सेंस में वो कंपनी को संभालता है और कुछ दिनों में वो कंपनी और घर को अपने नाम पर कर देता है। ये बात सुनकर प्रताप जी सहन नहीं कर पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संतोष मुझे धोखा नहीं दे सकता। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। किसी ने आपके साथ मजाक किया होगा। हमारा संतोष हमें धोखा नहीं दे सकता। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। ऐसे कहकर गायत्री संतोष को फोन करती है, लेकिन संतोष गायत्री का फोन नहीं उठाता है। संतोष फोन नहीं उठा रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आप अभी आराम कीजिए। मैं और बहू अभी कंपनी जाकर उसे मिलकर आते हैं। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ आराम कीजिए, आराम कीजिए यहाँ आप। सब कुछ खत्म हो गया गायत्री। मेरा बरसों का मेहनत सब मिट्टी में मिल गया। मैं अब बर्बाद हो गया। संतोष मुझे अब कहीं का नहीं छोड़ा। इतना कहते ही प्रताप जी को सदमे के कारण फिर से हार्ट अटैक आता है। क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। माया, डॉक्टर को बुला कर लेकर आ। डॉक्टर आकर प्रताप जी को चेक करते हैं। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर, ही इज डेड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रताप जी की देहांत की खबर माया आकर संतोष को सुनाती है। ये बात सुनकर संतोष खुश हो जाता है। आप जाकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचा है। बरसों से मैंने जो चाहा था आज जो पूरा हो गया। प्रताप ठाकुर की पूरी जायदाद मेरा हो गया और साथ में प्रताप ठाकुर भी मौत की नींद सो गया। एक ही तीर से तीन निशान लग गए। पहला राहुल और दूसरा प्रताप ठाकुर।
मेरे रास्ते से हट गए। और तीसरा, प्रताप ठाकुर की पूरी जायदाद मेरा हो गया है मेरा। उसका एक घर, कंपनी, पूरा प्रॉपर्टी मेरा हो गया है। लेकिन इसमें सारा क्रेडिट तुमको जाता है माया। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो ये मुमकिन नहीं होता। हा 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 हा। आपने जैसा कहा मैंने ठीक वैसा ही किया। शादी का नाटक करके इस घर में बहू बनकर आई। सिर्फ आपके कहने पर मैंने अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ दिया। आपके कहने पर मैंने सब कुछ किया है। अब आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मैं उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी तुम? अगर तुम चली जाओगी तो आगे मेरा साथ कौन देगा इस नाटक में? नाटक? अब फिर से नाटक करने की क्या जरूरत है? अब तो राहुल जी और प्रताप जी भी नहीं रहे। उनका पूरी प्रॉपर्टी भी आपके नाम पर हो चुका है। तो फिर और कौन सा नाटक करना है आपको? मैं जानता हूँ माया, तुम यहाँ से अगर चली गई तो तुम सीधे पुलिस के पास जाओगी मेरे खिलाफ कंप्लेन करने। लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। तुम्हें यहाँ मेरे पास रुकना होगा, वरना मैं तुम्हारी भाई को मार दूंगा। और ऐसे भी अब मेरा बदला कहाँ पूरा हुआ है? अब प्रताप ठाकुर की बीबी और बेटी जिंदा है। जब तक मैं उन दोनों को इस घर से धक्के मार के निकाल ना दूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? उनका सब कुछ तो बर्बाद कर चुके हैं आप, फिर भी आपका मन नहीं भरा। अब आप गायत्री जी और रानी को भी इस घर से निकालना चाहते हैं। इन दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको प्रताप ठाकुर ने चोर कहकर अपनी कंपनी से निकाल दिया था, जिसका बदला आप उनसे ले चुके हो। आप प्लीज गायत्री जी और रानी के साथ ऐसा कुछ मत कीजिए जिसके कारण उनको और भी तकलीफों का सामना करनी पड़े। चुप करो माया। प्रताप ठाकुर ने मुझ जैसे वफादार आदमी को सिर्फ 50,000 के लिए चोर कहकर अपनी कंपनी से निकाल दिया था। मैं वो पैसे अपनी बीबी के लिए चोरी किया था, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। वो माँ बनने वाली थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर पैसे की इंतजाम नहीं होगा तो वो मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं करेंगे। लेकिन प्रताप ठाकुर ने मुझे चोर कहकर जेल में डाल दिया। इस सदमे में मेरी पत्नी के साथ साथ मेरे होने वाले बच्चा मर गया। मेरा सब कुछ लूट गया। इसलिए जब तक मैं प्रताप ठाकुर की हर एक सदस्य का बदला ना लूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तब गायत्री जी और रानी प्रताप ठाकुर की पार्थिव शरीर की अंतिम विदाई करने के लिए घर लाते हैं। रुक जाओ गायत्री ठाकुर, तुम और प्रताप ठाकुर का ये पार्थिव शरीर मेरे घर के अंदर आ नहीं सकते, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। संतोष, तुम ये क्या कह रहे हो? ये घर मेरे पति का है, हमारा है। तुम हमें हमारी ही घर से निकाल रहे हो। तुम्हें ये अधिकार दिया किसने? किस घर की बात कर रहे हो गायत्री ठाकुर? ये घर तुम लोगों का था, लेकिन अब ये घर कंपनी सिर्फ मेरा है, मेरा। तुम लोगों ने मुझे चोर कहकर कंपनी से निकाल दिया था ना, लेकिन मैंने तुम लोगों से तुम्हारा एक घर, कंपनी, सब कुछ छीन लिया। यहाँ तक कि तुम्हारे बेटे राहुल को भी मैंने मारा है। राहुल की मौत पैर फिसलने की वजह से नहीं हुआ था, उसे पहाड़ी से धक्का दिया गया था। क्या तुमने ही मेरे बेटे को मारा है? इतना बड़ा विश्वासघात किया है तुमने। हम सब ने तुम्हें कितना विश्वास किया था, बेटा माना था तुम्हें हमने। तुमने हमारी प्यार और विश्वास का यही सिला दिया, मेरे बेटे को ही मार डाला। तुम इंसान नहीं हो, तुम राक्षस हो, राक्षस। तुम एक हत्यारे हो, मेरे बेटे का हत्यारे। बस गायत्री ठाकुर बस। तुम्हें तो और एक शॉकिंग न्यूज देना अभी बाकी है। तुम्हें पता है, तुम जिसे भोली भाली पतिव्रता पत्नी समझ रही हो, एक अच्छी लड़की समझ रही हो, कम उम्र में विधवा हो गई, इस बात को लेकर दुखी हो। दरअसल उसने ही मेरे कहने पर तुम्हारा बेटा राहुल को उस पहाड़ी से धक्का मार के हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। क्या माया, तुम भी संतोष के साथ मिली हुई हो? धोखेबाज लड़की, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी मानी थी, लेकिन तुमने मेरे बेटे को ही मुझसे छीन लिया, उसे मार डाला। भगवान तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें अपनी किए की सजा जरूर देंगे। एक पत्नी और एक माँ की श्राप है तुम दोनों को। तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। कूल गायत्री ठाकुर कूल।
हमारी चिंता छोड़ो, तुम खुद अपनी और अपनी बेटी का चिंता करो। अब तुम दोनों क्या करोगे? कैसे अपना गुजारा करोगे? अब तो तुम्हारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि तुम तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार कर पाओ। अब तो तुम माँ बेटी को दर दर ही ठोकर खाना पड़ेगा। अब क्या होगा तुम दोनों का? अपना कहने के लिए तुम्हारे पास अब कोई नहीं है। ए संतोष, मालकिन और रानी मैडम को अकेला मत समझना। उनके पास मैं हूँ, उनका राजू। तो इतनी जल्दी मालिक का एहसान भूल गया? दर दर ठोकर खा रहा था। मालिक ने तुझे नौकरी दी, फिर तू उनका ही कंपनी से चोरी की। फिर भी मालिक ने तुझे माफ करके फिर से उनके कंपनी में जब दिया। मेरी माँ जैसी मालकिन तुझे अपना बेटा माना, लेकिन तुमने उनके साथ ही विश्वासघात किया। हे राजू, अपना बकवास बंद कर और चला जा यहाँ से। लगता है कि तू प्रताप ठाकुर का नमक कुछ ज्यादा ही खाया है, इसलिए उनका गुण गा रहा है और तुम्हारा तेवर इतना बढ़ गया है। हाँ, ठाकुर खानदान का मैंने नमक कुछ ज्यादा ही खाया है, बहुत खाया है, इसलिए उनका नाम लेता हूँ, उनको पूछता हूँ। लेकिन तू जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया। तू इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। हे राजू, तू बहुत बोल दिया और मैंने बहुत सुन लिया। अभी और इसी वक्त तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे और साथ में तेरी मालकिन और तेरे मालिक की लाश को धक्का मार के बाहर फेंक दूंगा। ए संतोष, खबरदार, तू अगर मेरे मालिक की शरीर को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात अपने कान खोल कर याद रखना। तू जैसे मेरे मालिक को बर्बाद किया, ठीक उसी तरह तुझे भी कोई बर्बाद करने आएगा। भगवान तुझे तेरी कर्मों का सजा इसी जन्म में ही देंगे, ये तू याद रखना। मालकिन, चलिए यहाँ से। मालिक की अंतिम संस्कार करने के लिए 4 कंधों की जरूरत नहीं है, उनका राजू ही काफी है। चलिए आप दोनों मेरे साथ। उसके बाद राजू प्रताप जी की पार्थिव शरीर को अपनी हाथों से उठाता है और उनका अंतिम संस्कार करता है। साथ ही साथ गायत्री जी और रानी को अपने पास रखता है। मालकिन, ये घर आपकी महल की तरह तो नहीं है, लेकिन इस घर में आप दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपका अच्छी तरह से ख्याल रखने का पूरी कोशिश करूंगा। राजू, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तू हमारे लिए एक फरिश्ते से कम नहीं है। तू हमेशा खुश रहे बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। पापा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? आपको पता है, जो पेशेंट 1 साल से कोमा में था, जिसका आपने प्लास्टिक सर्जरी किया था, उसको होश आ गया है। क्या तुम सच कह रही हो अंजलि? हाँ पापा, मैं अभी उससे मिलकर आ रही हूँ। लेकिन पापा, वो अपने याददाश्त खो चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उसका नाम तक भी वो भूल चुका है। ऐसे में हम उसके बारे में कैसे पता करेंगे कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, उसका घर कहाँ पर है, सब कुछ हमें कैसे पता चलेगा पापा? और ऊपर से उसका चेहरा भी प्लास्टिक सर्जरी के कारण बदल गया है। वो खुद को कैसे पहचान पाएगा पापा? जब उसके चेहरे से पट्टी खुलेगा और वो अपने आप को आईने में देखेगा, तो अपने आप को कैसे पहचान पाएगा पापा? और अगर उसका याददाश्त आ भी गया, तो वो अपना बदला हुआ चेहरे के साथ खुद को कैसे एडजस्ट कर पाएगा? मुझे तो ये सोच सोच कर अभी से घबराहट हो रही है। तुम चिंता मत करो अंजलि, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ उसका घाव भी पूरा हो जाएगा। इसे पापा, आप उसे किसका चेहरा दिए हैं? सब्र करो अंजलि, कल उसके चेहरे से जब पट्टी खुलेगा तब तुम खुद ही खुद जान पाओगी। अब चलो यहाँ से। उसके अगले दिन उस आदमी का चेहरे से डॉक्टर आदित्य पट्टी खुलते हैं। वो चेहरा देखकर अंजलि चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। मैं कौन हूँ? आप कौन है? मुझे क्या हुआ था? कूल मिस्टर, तुम कौन हो ये तो मैं नहीं जानता। तुम मुझे 1 साल पहले नदी के किनारे जख्मी हालत में मिले थे। तुम्हारा चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लाया, डॉक्टर अंजलि तुम्हारा ट्रीटमेंट की और मैं तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी करके तुम्हें एक नया चेहरा दिया। पूरे 1 साल के बाद तुम्हें कल होश आया है और आज तुम्हारा ये चेहरे से ये पट्टी खुला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ।
मेरा घर कहाँ है, मुझे कुछ याद नहीं है। पहचान के बिना मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। तुम चिंता मत करो, तुम्हें जब तक पूरी तरह से सब कुछ याद नहीं आता तब तक तुम मेरे घर में रह सकते हो मेरे बेटे बनकर। तुम्हें पता है तुम्हें ये चेहरा किसका दिया है? मेरे बेटे आकाश का। क्या ये मेरा चेहरा नहीं है? नहीं, ये चेहरा मेरा बेटा आकाश का है, जो 3 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मर गया था। जब तुम मुझे जख्मी हालत में नदी के किनारे मिले थे तब तुम्हारे पास तुम्हें पहचानने के लिए कुछ नहीं था। तुम्हारे पर्स में तुम्हारी फोटो भी नहीं था। तुम्हारा चेहरा इतना बिगड़ गया था कि मुझे तुम्हारे प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ा। मैं तुम्हें जानता नहीं था और ना ही तुम्हारे कोई फोटो मेरे पास था, इसलिए मैंने मेरा बेटा आकाश का चेहरा तुम्हें दे दिया। डॉक्टर, अब तो ये चेहरा भी मेरा नहीं है और मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसे में खुद को कैसे पहचान पाऊंगा कि मैं कौन हूँ? मेरा तो सर फटा जा रहा है। सुनो, तुम अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो। पूरे 1 साल के बाद तुम्हें होश आया है। मेरा मन कह रहा है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा याददाश्त भी वापस आ जाएगा। तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम आराम करो, मैं अभी आया। तुम यहाँ हो अंजलि? मैं जानता था कि तुम यहाँ होगी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चला आया। ये आपने क्या किया पापा? उस आदमी को आकाश का चेहरा दे दिया। वो अब हूबहू आकाश की तरह दिखता है। हमारा आकाश लौट आया ना अंजलि? आप ऐसा क्यों किए पापा? आप उसे आकाश का चेहरा देकर ठीक नहीं किए पापा, ठीक नहीं किए। मैं क्या करता अंजलि? उसका चेहरा कैसा था मुझे कुछ पता नहीं था। उसके चेहरे को देखकर मैंने पूरी कोशिश की थी कि जैसे मैं उसको उसका असली चेहरा दे पाऊं, लेकिन ऑपरेशन रूम में मुझे आकाश का चेहरा का अलावा और कुछ चेहरा नहीं दिखा। मेरे मन में सिर्फ आकाश का ही चेहरा दिखाई दे रहा था, तो मैंने उस आदमी को मेरे बेटे का चेहरा दे दिया। लेकिन पापा, आकाश का चेहरा किसी और के चेहरे में लगा देने से वो आकाश तो नहीं बन जाएगा ना पापा। ऐसे करके आपने मेरी सोई हुई अरमानों को फिर से जगा दिया है। कितनी मुश्किल से मैंने अपने आप को आकाश की यादों के साथ संभाला था, लेकिन आपने उस आदमी को मेरी आकाश का चेहरा देकर मेरी दुख और मेरी तकलीफ को फिर से बढ़ा दिया है पापा। आपने ऐसा क्यों किया पापा? बोले, आपने ऐसा क्यों किया? अंजलि, आकाश अब लौट कर आ गया है। वो आदमी अब मेरा बेटा आकाश है। चेहरा लौट आया है, ये सच है, लेकिन उसका मन तो आकाश की तरह नहीं होगा ना पापा। उसका मन कोरे कागज के जैसा है। वो अपनी याददाश्त भूल चुका है। अपने मन के अनुसार उस कोरे कागज पर तुम कुछ भी लिख सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं आपकी बहू हूँ, आकाश की विधवा हूँ। आप मुझे किसी और के बारे में सोचने के लिए कैसे बोल सकते हैं? मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ तेरे भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। अब तेरी उम्र ही कितना है अंजलि? तू कब तक आकाश की यादों के साथ जिएगी? तेरी आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं तेरी खुशी चाहता हूँ अंजलि। तू एक बार उस आदमी को आकाश की नजर से देख, फिर तुझे उसमें आकाश ही नजर आएगा। अब चल यहाँ से, शाम हो गई है। उसके अगले दिन डॉक्टर आदित्य उस पेशेंट को अपने घर लेकर आते हैं। आज से तुम यहाँ रहोगे मेरे बेटे बनकर। जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक तुम्हारा नाम आकाश होगा, आकाश गुप्ता। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ है मेरे साथ, वरना मैं आपको नदी के किनारे कैसे मिलता, वो भी जख्मी की हालत में। मैं यहाँ आपके घर में नहीं रुक सकता सर। मुझे अपने बारे में जानने के लिए यहाँ से जाना होगा। तुम चले जाना, लेकिन अभी नहीं, पूरी तरह से ठीक होने के बाद। सर, आपको मैं जिस नदी के किनारे मिला था मुझे वहाँ जाना है। शायद वहाँ जाकर मुझे कुछ याद आ जाए। ठीक है, तुम अंजलि के साथ चले जाओ, वो तुम्हें वो जगह दिखा देगी। यहाँ इस जगह पर तुम खून में लटपट जख्मी हालत में पापा को मिले थे। इस जगह को देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ऐसे ये कौन सी जगह है? एक खंडाला है और यहाँ पास में पहाड़ी के ऊपर एक शिव मंदिर है। मैं तुम्हें वहाँ कल ले जाऊंगी। माना जाता है कि वहाँ जो भी जाते हैं उनकी मुरादें जरूर पूरी होती है। हो सकता है कि
तुम्हारा भी मुरादें पूरी हो जाए और तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। अगर ये बात है तो मैं कल मंदिर जरूर जाऊंगा। उसके अगले दिन अंजलि उस आदमी को पहाड़ी वाली शिव मंदिर लेकर जाती है। वो दोनों वहाँ शिव जी की दर्शन करते हैं। उसके बाद वो दोनों पहाड़ी का नजारा देखने जाते हैं। वो दोनों उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ माया राहुल को धक्का दी थी। उस जगह को देखकर उस आदमी को चक्कर आता है। उसकी आंखों के सामने धुंधला सा कुछ नजर आता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर अंजलि उस आदमी को घर ले आती है। आई एम सॉरी पापा, मुझे आपको ना बताकर आकाश को उस पहाड़ी पर नहीं ले जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता था पापा कि आकाश का ये हालत होगा और वो बेहोश हो जाएगा। कितनी मुश्किल से वो कोमा से बाहर आया था। तुम चिंता मत करो अंजलि, आकाश को कुछ नहीं होगा। स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हुआ होगा। मैं उसे इंजेक्शन दे दिया है, कुछ समय के बाद उसे होश आ जाएगा। उधर उस आदमी को बेहोशी की हालत में सब कुछ याद आने लगता है। वो डर के मारे चिल्लाते हुए उठता है। तब वो अपना चेहरे को आईने में देखता है। ये कैसे हुआ? मेरा चेहरा कैसे बदल गया? क्या हुआ आकाश? तुम चिल्लाए क्यों? आकाश? कौन आकाश? आप मुझे आकाश क्यों बोल रहे हैं? मैं राहुल ठाकुर हूँ। प्रताप ठाकुर मेरे पापा है। मेरा चेहरा कैसे बदल गया? मैं मंदिर गया था, वहां पहाड़ी से मुझे धक्का मारा गया था। मैं नीचे गिर गया था, फिर मुझे कुछ याद नहीं है। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। मेरा सर दर्द के कारण फटा जा रहा है। तुम कुछ मत सोचो, तुम अभी आराम करो। हम बाद में इस विषय पर बात करेंगे। कुछ भी सोचो मत, सो जाओ। उसके बाद वो सो जाता है। उसके अगले दिन मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तुम्हें पहाड़ी से धक्का दिया था। एक खूबसूरत चेहरे के पीछे एक डरावना कातिल का चेहरा भी हो सकता है। ये बात सोचकर मेरे मन को कैसे तो लग रहा है आकाश। मैं आकाश नहीं हूँ, मैं राहुल हूँ, राहुल ठाकुर। तुम आकाश हो माई सन। तुम्हें तो तुम्हारी पत्नी माया ने मारने की कोशिश की थी। तुम्हें पहाड़ी से धक्का दिया था, लेकिन तुमको हम दोनों ने बचाया है। अंजलि दिन रात हॉस्पिटल में तुम्हारी सेवा की और तुम्हें कोमा से बाहर लेकर आई। और मैं तुम्हारे चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी करके तुम्हें एक नया चेहरा दिया है, अपने बेटे आकाश का चेहरा। तुम्हें हम दोनों ने एक नई जिंदगी दी है। मेरी नजर में और समाज की नजर में तुम अब मेरे बेटे आकाश ही हो। लेकिन मैं अपने पुराने दिनों को कैसे भुला दूं? पता नहीं मेरे माँ पापा, मेरी बहन अब कैसे होंगे। माया अब उन लोगों के साथ क्या कर रही होगी? हो सकता है कि वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही हो, या तो फिर कुछ और। मेरे मन में बहुत गलत विचार आ रहे हैं। तुम्हें अपने माँ पापा के घर जाना चाहिए राहुल। तुम्हें अपने माँ पापा से मिलकर उन्हें माया के बारे में सब कुछ सच सच बताना चाहिए। तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि तुम ही उनके बेटे राहुल हो। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुम मुझे या तो फिर पापा को कॉल करना, या तो फिर यहाँ चले आना। हमारी घर की दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। अब तुम जल्दी से जाओ, जल्दी से अपने माँ पापा के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। अंजलि की बात सुनकर राहुल तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो अपने घर के अंदर जा रहा था तब अरे अरे, कौन हो तुम? घेर के अंदर कैसे आ गए? मालिक ने किसी को भी घर के अंदर घुसने के लिए मना किए है। जाओ तुम यहाँ से। मुझे प्रताप ठाकुर से मिलना है, अर्जेंट है। मुझे अंदर जाने दो। प्रताप ठाकुर से मिलना है? लेकिन वो तो अब नहीं रहे। उनका तो 1 साल पहले देहांत हो चुका है। उनका एक लौता बेटा जो पहाड़ी से गिरकर मर गया, उस हादसे को वो सह नहीं पाए। सदमे में उनका भी देहांत हो गया। ये बात सुनकर राहुल की होश उड़ जाता है। उसकी पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो गए? आप प्रताप ठाकुर से क्यों मिलना चाहते थे? मैं उनके दूर का रिश्तेदार हूँ। प्रताप ठाकुर की पत्नी और बेटी कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पता नहीं वो दोनों अब कहाँ है। जब से ठाकुर साहब की मौत हुई तब से वो दोनों यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो फिर एक घर अब संतोष पांडे का है। आप अब यहाँ से जाइए। सर अब ऑफिस से वापस आ रहे होंगे, आप जाइए।
पहले इस कंपनी का मालिक थे प्रताप ठाकुर, लेकिन अब वो इस कंपनी का मालिक है संतोष पांडे। ठाकुर साहब कितने अच्छे और सच्चे आदमी थे। एम्प्लॉय लोगों को अपने घर के सदस्य की तरह देखते थे। हमेशा वो एम्प्लॉय लोगों का भलाई के बारे में सोचते थे, लेकिन अब वो संतोष पांडे एम्प्लॉय का खून चूसता है, उनसे सिर्फ काम करवाता है, लेकिन उनके भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचता। आपको ठाकुर साहब की पत्नी और बेटी के बारे में कुछ पता है कि वो दोनों अब कहाँ है? नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। ठाकुर साहब के देहांत के बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला। ये बात सुनकर राहुल दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपनी माँ और बहन के बारे में सोच कर जा रहा था, तभी राजू से उसकी टक्कर होता है। सॉरी, मैं आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, आगे से देखकर चला करो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ये तो राजू भैया है, मुझे तो पहचान नहीं पाए। पहचानेंगे भी कैसे? मेरा चेहरा जो बदल गया है। मुझे उनका पीछा करना है। हो सकता है कि उन्हें माँ और रानी के बारे में कुछ पता हो। ऐसे सोचकर वो राजू का पीछा करता है। छोटे मालकिन, ये लीजिए पैसे। कल आपकी कॉलेज में रीएडमिशन है, ये पैसे जमा कर देना। थैंक यू भैया, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। आप तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ छोटे मालकिन, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। बड़े मालिक के बहुत एहसान है मुझ पर। आप तो महलों की रानी हैं, लेकिन आपको और बड़ी मालकिन मेरे साथ इस छोटी सी घर में रहते हो। इसमें मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुखी मत होइए राजू भैया, इस दुनिया में आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। डर डर का ठुकरे खाना पड़ता हमको। आपकी वजह से हमारी सर पर ही छत तो है, 3 वक्त की खाने को मिल जाता है हमको। आपने पिछले 1 साल से हमारा बहुत ख्याल रखा है भैया, इसलिए हम माँ बेटी आपकी एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। बस छोटी मालकिन, बस आप मेरा और तारीफ मत कीजिए। भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं। तब राहुल वहाँ पहुँचता है। वो रानी को देखकर खुश हो जाता है। अरे तुम यहाँ? अरे बाबा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम फिर भी मेरा पीछा करते हुए मेरे घर चले आए। ना जान ना पहचान, तुम मेरे घर के अंदर घुस गए। जाओ यहाँ से। राजू भैया, रानी, आप दोनों यहाँ हो? आपकी आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन आप कौन हो? आप हमें कैसे जानते हो? मैं तो आपको नहीं जानती। कौन हो आप? रानी, तुम्हें ये आवाज जिसका लग रहा है वो मैं ही हूँ, तुम्हारा भैया राहुल। नहीं, आप राहुल भैया नहीं हो सकते। मेरे भैया मर चुके हैं। अब कोई और है। आप यहाँ से चले जाइए। रानी, मेरा विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा राहुल भैया हूँ। तुम्हारा ये नाटक यहाँ नहीं चलेगा। इस शहर में बहुत सारे लोग हैं जो हमें ठग चुके हैं, और अब तुम यहाँ आए हो हमें ठगने के लिए। तुम जैसे आदमी का मकसद मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तुम जैसे लोग सुंदर सुंदर लड़की देखे नहीं कि उसके पीछे पड़ जाते हो, उसे अपनी प्यार के जाल में फंसाते हो। मैं तुम्हारा चाल बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। जो आदमी बाहर ऐसा काम करता है वो खुद को भाई कहकर घर के अंदर नहीं आता है राजू भैया। अरे वाह, तुम मेरा नाम भी जानते हो, लेकिन ये राजू क्या चीज है ये तुम नहीं जानते। यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा। चल जाओ यहाँ से। आप दोनों को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है ना कि मैं राहुल हूँ, लेकिन इसमें आप दोनों का कोई गलती नहीं है। किस्मत ने प्रताप ठाकुर के परिवार के साथ जो खेल खेला है उस खेल में हम हार गए हैं। किस्मत ने मुझे राहुल की जगह आकाश बना दिया। सिर्फ आप नहीं, 1 साल कोमा में रहकर जब मुझे होश आया तब मैं अपना चेहरा देखकर खुद ही चौंक गया था। मैं तेरा कोई बकवास सुनना नहीं चाहता कि तेरे साथ क्या हुआ था। बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम हमारे छोटे मालिक नहीं हो। अब जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा राजू भैया, लेकिन जाने से पहले आप मुझे अपने हाथों से बनाया हुआ केसर वाली खीर खाने को नहीं दोगे, जो मुझे बहुत पसंद है। और जब भी मैं हॉस्टल से घर आता था तब मुझे आप केसर वाली खीर अपने हाथों से बनाकर खिलाते थे ना भैया। ये बात आपको तो याद होगा ना राजू भैया।
छोटे मालिक, आप जिंदा हो, लेकिन आपका चेहरा बदल गया है ना। उस दिन मंदिर से लौटने के वक्त जो हादसा मेरे साथ हुआ वो मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसके बाद राहुल राजू और रानी को सारी बात एक एक करके बताता है। एक के बाद एक हादसे ने मुझे किस तरह राहुल से आकाश बनाया, ये बात मैं आप दोनों को बता चुका हूँ। फिलहाल मैं अब राहुल ठाकुर नहीं, आकाश गुप्ता हूँ, डॉक्टर आदित्य गुप्ता का एक लौता बेटा जो एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। खैर ये सब जाने दो, माँ कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। ओ आपको दिन रात याद करती है, चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। माँ, राहुल की आवाज सुनकर गायत्री उठती है। राहुल, तू आ गया बेटा। कितनी देर लगा दी आने में। मंदिर से सब लौट आए, लेकिन तू नहीं आया। तुम्हें भगवान ने अपने पास रख दिया था क्या बेटा? माँ की पुकार सुनकर उन्होंने तुझे फिर से मुझे लौटा दिया। माँ, तुमने मुझे पहचान लिया? मेरा चेहरा देखकर राजू भैया और रानी पहचान नहीं पाए, लेकिन आपने मुझे पहचान लिया। बेटा चाहे जिस हालात में रहे, जहाँ भी रहे, जिस भेष में रहे, एक माँ उसे पहचान ही लेती है, क्योंकि एक माँ अपने बेटे की चेहरा देखकर नहीं, उसकी धड़कन, उसके आहार से उसे पहचान लेती है। ये बात सुनकर राहुल अपनी माँ को गले लगा देता है। तू इतने दिनों से कहाँ था राहुल? मैं तुझे दिन रात याद करती थी बेटा। मुझे छोड़कर अब कहीं मत जाना, कहीं मत जाना। क्या हुआ अंजलि, तुम यहाँ इतनी चुपचाप बैठी हो, क्या बात है? पापा, एक हफ्ते बीत चुके हैं। आकाश का तो ना कोई फोन आया और ना ही वो खुद आया है। एक नई चेहरे के साथ वो मुंबई गया है। पता नहीं वो वहाँ क्या करता होगा। वो ठीक तो होगा ना पापा? मुझे उसके बारे में सोच सोच कर घबराहट हो रही है। चलिए ना पापा, उससे मिलने मुंबई चलते हैं। जानकर मुझे अच्छा लगा कि तुम अब आकाश के बारे में सोचती हो। हम कल ही मुंबई चलेंगे। मुझे भी आकाश का चिंता हो रहा है। उसके अगले दिन मैं उस संतोष को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। उसने मेरे पापा, मेरे सारी खुशियां को खत्म कर दिया है। मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा उसे। छोटे मालिक, रुकिए रुकिए छोटे मालिक। जब राहुल गुस्से से बाहर जा रहा था, तब उसी समय डॉक्टर आदित्य और अंजलि वहाँ पहुँचते हैं। आप दोनों यहाँ? कितने दिन हो गए तुम्हें मुंबई आते हुए? तुम्हारा फोन नहीं आया और ना ही तुम आए। तुम्हारा बहुत चिंता हो रहा था, इसलिए हम दोनों यहाँ चले आए। हम ठाकुर निवास गए थे, लेकिन वहाँ तुम नहीं थे। तुम्हारा फोन का लोकेशन यहाँ दिखा रहा था, तो हम दोनों यहाँ चले आए। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे साथ बहुत कुछ हादसा हो गया है, जिसकी वजह से आपको मैं कॉल नहीं कर पाया। सर, क्यों आपने मुझे अपने बेटे का चेहरा दिया है? और अगर दे भी दिया तो इस राहुल ठाकुर का आत्मा को क्यों नहीं बदला? तो फिर मैं सब कुछ भूल जाता। आज मुझे मेरी माँ और बहन की ये हालत नहीं देखना पड़ता। जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हें चिंता करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कुछ ना कुछ नहीं सर, मैं आज ही उस संतोष और माया को मार डालूंगा। उन्हें उनके किए की सजा आज ही दे दूंगा। उन्हें उनके किए की सजा इतनी जल्दी उन्हें मार के दे दोगे आकाश? अपनी माँ और बहन की हालत तो देखो। जो इंसान तुम्हारा इस हालत की जिम्मेदार है, उन्हें तुम इतनी आसानी से मार दोगे, उसे इतनी आसानी से मौत दे दोगे? तो मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ अंजलि कि मुझे क्या करना चाहिए। उन लोगों से जो तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वो सब उनके साथ करो। खेलो खेलो आकाश। जब वो लोग खेलते खेलते थक जाएंगे, तब देखना वो लोग तुमसे मौत का भीख मांगेंगे। पापा ने ठीक कहा है आकाश। मैं भी चाहती हूँ कि तुम उनके साथ ठीक वैसे ही करो जैसे कि वो लोग तुम्हारे साथ किए थे। आकाश, मैंने तुम्हारा चेहरा को बदल दिया है। शायद भगवान भी यही चाहते थे। इस चेहरा का इस्तेमाल करो। समझ लो ये नया चेहरा ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। आप ठीक कह रहे हैं सर। जिस तरह उन दोनों ने मुझे तड़पाया है, ठीक उसी तरह मैं उन्हें तड़पाऊंगा। उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा।
और मेरा पहला टारगेट होगी माया। उस दिन रात को माया को गिटार की आवाज सुनाई देती है। वो उस धुन को सुनकर चौंक जाती है। ये धुन तो राहुल जी पहले से बजा रहे थे, लेकिन वो तो मर चुके हैं। मुझे जाकर देखना होगा कि ये धुन कौन बजा रहा है। उसके बाद अंजलि इस गिटार की आवाज का पीछा करती है। वो पीछा करते हुए एक पार्क में पहुंचती है जो अंजलि के घर के पास में था। आप बहुत अच्छी गिटार बजा लेती हैं। आप कौन हो? ये धुन आप कहाँ से सीखा? ये धुन पहले कोई और बजाता था। ये धुन तो शास्त्रीय धुन है, इसे तो कोई भी बजा सकता है। ऐसे आप क्या सोच रही है? मैं ये सुनकर हैरान हूँ कि एक ही तरह की धुन, एक ही राग, दो अलग अलग इंसान कैसे बजा सकते हैं। हो सकता है कि मैं दो आदमी नहीं हूँ। शायद भगवान ने एक ही आत्मा की दो अलग चेहरे बनाए हो। शायद किसी का अधूरा इच्छा भगवान ने पूरी करना चाहते हो। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। मैं आकाश हूँ। आप कौन हो? मैं माया। यहाँ पास में जो हवेली है, मैं वहाँ रहती हूँ। माया बहुत अच्छी नाम है। आप जितनी सुंदर हो उतना ही आपका नाम प्यारी है। ये बात सुनकर माया मुस्कुराती है। आप क्या रोज यहाँ आते हो? नहीं, आज पहली बार आया हूँ। और देखिए ना, मेरा किस्मत कितने अच्छे है। आज पहली बार में ही एक परी से मुलाकात हो गई। परी? कौन परी? आप हो परी। आप किसी परी से कम थोड़ी ना हो। मैं अब आती हूँ, बहुत लेट हो गया है और रात भी हो गई है। मैं कल आपको यहाँ ठीक इसी समय इंतजार करूँगा। आइएगा जरूर। ये बात सुनकर माया मुस्कुराते हुए चली जाती है। मछली जाल में फंस गई। तुम देखती जाओ माया कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हारी हर चाल और बेवफाई का बदला लूंगा मैं। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा माया। रुक जाओ, रात के 10 बज चुके हैं। इतनी रात में तुम कहाँ गई थी? मैं कहाँ गई थी? इसमें आपको क्या? आप कौन होते हैं मुझे ये सवाल पूछने वाले? मैं इस घर का मालिक हूँ और तुम मेरे टुकड़ों में पलती हो, इसलिए तुम जहाँ भी जाओगी मुझे पूछ कर जाओगी, समझी तुम? और एक बात तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारी भाई मेरे कब्जे में है, इसलिए बाहर जाकर कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, वरना तुम्हारी भाई बेवजह तुम्हारे कारण मारा जाएगा। आप अब क्या चाहते हैं मुझसे? आपको तो वो सब कुछ मिल गया जो आप हासिल करना चाहते थे। प्रताप ठाकुर की घर, कंपनी, जायदाद, सब कुछ। अब तो आप मुझे और मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मैं तुझे कैसे छोड़ू माया? मैं पागल थोड़ी ना हूँ। अगर मैं तुम्हें छोड़ दिया तो तुम बाहर जाकर पुलिस को मेरे खिलाफ बोल दोगी। ये मैं कैसे होने दूंगा? इसलिए तुम यहाँ इस घर पे रहोगे मेरे साथ। अगर तुम कोई भी चालाकी की तो तुम्हारा भाई को हमेशा हमेशा के लिए मौत का नींद सुला दूंगा। अब जाओ यहाँ से। अगले दिन सुबह संतोष जब कंपनी जा रहा था, तब कुछ गुंडे उसको पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तब आकाश आकर उसे बचाता है। वो उस गुंडों को मार के भगा देता है। थैंक यू सो मच मेरे जान बचाने के लिए। अरे इसमें थैंक यू कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। एक अकेले आदमी को 4 लोग पकड़ कर मार रहे थे। मुझसे ये देखा नहीं गया और मैं आपका हेल्प करने पहुंच गया। गुड, अच्छे लड़के हो। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? क्या करते हो? मेरा नाम आकाश गुप्ता है। मैं इस शहर में नया हूँ। मेरे पास काम नहीं है, इसलिए मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। जब मिल जाएगा तो रहने का भी ठिकाना मिल जाएगा। तुम्हें जॉब चाहिए? और मुझे तुम्हारे तरह एक वफादार आदमी चाहिए। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मेरे कंपनी में जॉब दूंगा और रहने के लिए घर भी दूंगा। लेकिन सर, आप तो मुझे पहचानते नहीं हो। बस एक बार मुलाकात हुआ है हमारा। इतने में आप मुझे अपने कंपनी में जॉब देना चाहते हो? तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो, वरना तुम उन गुंडों से मुझे नहीं बचाते। गुंडों को देखकर भाग जाते। तुमने मेरे जान बचाया है, इसलिए तुम्हें जॉब देकर तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। अब चलो, मैं तुम्हें अपना कंपनी दिखाता हूँ। आकाश, ये रही मेरी कंपनी। पता है इस कंपनी को सफल बनाने के लिए मैंने कितना मेहनत किया है।
मेरे मेहनत की वजह से ये कंपनी इस शहर के सबसे बड़े कंपनियों में से एक है। अच्छा, आप सच कह रहे हैं? मेरा मतलब इस कंपनी को देखकर लगता है कि इसे बनाने वाला कितना मेहनत किया होगा। आकाश, मैं तुम्हें इस कंपनी का फाइनेंस मैनेजर बनाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? एतराज कैसा? आप मुझे जो जॉब देंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस आपके छत्र छाया में रहकर आपके तरह कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ। गुड, तुम कल से जॉब ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं अब आता हूँ सर। आकाश, तुम आ गए? आओ बैठो। तुम अपनी कामयाबी में कहाँ तक पहुँचे? मैं अपना पहला सीढ़ी चढ़ चुका हूँ सर। संतोष पांडे और माया को अपने जाल में फंसा चुका हूँ। संतोष मुझे मेरे कंपनी में फाइनेंस मैनेजर का जॉब दिया है और माया मेरे प्यार के जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। मुझे पूरी तरह से यकीन है सर कि माया आज रात मुझे मिलने पार्क जरूर आएगी। बहुत खूब आकाश, तुम सही दिशा में जा रहे हो। माया के बारे में सुनकर अंजलि दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आकाश जॉब ज्वाइन करने कंपनी जाता है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग आकाश, आओ बैठो। सर, इस चेक में आपका साइन चाहिए। 5 लाख रुपए? इस महीने का ट्रक भाड़ा सर। इट्स इरिटेटिंग। महीने में हम 2 बार ट्रक लेना पड़ता है। नंबर ऑफ ट्रक सेम है, लेकिन महीने में भाड़ा 1 से 5 लाख रुपए हो गए। ऐसा रहा तो कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। 1 मिनट सर, ट्रांसपोर्ट के लिए कितना ट्रक चाहिए होते हैं? एवरेज 15 ट्रक। अच्छा, इस हिसाब से तो अगर महीने 5 लाख हुआ तो 1 साल में 60 लाख रुपया भाड़ा देना पड़ता होगा। क्या करे, और कोई रास्ता भी तो नहीं है? रास्ता है सर, लेकिन कोई सोचता नहीं। अगर इसी 60 लाख को इजी मनी बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाए तो हम लोग बड़ी आसानी से ये सारे ट्रक खरीद सकते हैं। सर, महीने के हिसाब से अगर हम 2.5 लाख की इंस्टॉलमेंट दे तो 5 लाख में हमारे सारे लोन्स क्लियर हो जाएंगे और फिर सारे ट्रक्स हमारे हो जाएंगे। अरे ये तो सही है। इससे पहले तो ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं। इसलिए तो कहता हूँ कि तुम्हारे तरह एक इंटेलिजेंट और वफादार इंसान हमारे कंपनी में होना चाहिए। देखो, तुम आज ही जॉब ज्वाइन किए हो और आज तुम मेरे इतने बड़े प्रॉब्लम को यूं ही सॉल्व कर दिया है। ग्रेट। आपका फायदा करना मेरा ड्यूटी है सर, क्योंकि मैं आपका फाइनेंस मैनेजर जो हूँ। अरे हाँ, थैंक यू। अच्छा आकाश, मुझे अब एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना होगा। तुम्हें हमारा पियन तुम्हारा कैबिन दिखा देगा। मैं उसे बोल दिया है। मैं अब आता हूँ। गलती की हो तुमने संतोष पांडे, मुझे मेरे कैबिन तक पहुंचाकर। बहुत जल्दी आकाश गुप्ता का असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा और तब तुम्हारा पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। उस दिन रात को माया आकाश का गिटार की धुन सुनकर फिर से पार्क आती है। मुझे यकीन था कि तुम जरूर मुझसे मिलने यहाँ आओगी, लेकिन तुम हमेशा ऐसी सफेद ड्रेस में क्यों आती हो? अगर तुम माथे में बिंदी लगाओगी तो ज्यादा सुंदर लगोगी। मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति 1 साल पहले एक हादसे में गुजर चुके हैं, लेकिन हमारी शादी मेरी एक मजबूरी थी। मैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी। मेरे मन में मेरे पति राहुल के लिए कोई प्यार नहीं था। प्यार तो मैं तुमसे करने लगी हूँ आकाश। कल जब मैंने तुम्हें यहाँ गिटार बजाते हुए देखा, तब से मेरे दिलो दिमाग में बस तुम बसे हो। जहाँ भी देखती हूँ मैं, बस तुम ही नजर आते हो। आकाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। ठीक उसी तरह जैसे तुम राहुल ठाकुर को करती थी। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? माया, तुम कितनी चालाक हो। तुम मुझे ठीक उसी तरह अपनी प्यार की जाल में फंसाना चाहते हो जिस तरह तुम राहुल को फंसाए थे। मैं किसी को अपनी प्यार में फंसाया नहीं था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो आकाश? मैं तुम्हें अभी कहा था ना कि राहुल के साथ मेरी शादी मेरी एक मजबूरी थी। झूठ। तुम जानबूझकर खंडाला में राहुल के सामने आई थी, जैसे कि राहुल तुम्हें देखकर तुम्हारी खूबसूरती में मोहित हो जाए और तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी में लाए। तुम जैसे प्लान की थी ठीक वैसे ही हुआ। राहुल तुम्हारी प्यार में इस तरह दीवाना हुआ कि वो तुम्हें शादी करके अपने घर लेकर आया। तुम राहुल के बारे में सब कैसे जानते हो? कौन हो तुम? क्योंकि मैं आकाश नहीं हूँ, राहुल हूँ, राहुल ठाकुर। नहीं, तुम राहुल नहीं हो सकते। तुम आकाश हो। नहीं, मैं आकाश नहीं, राहुल हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम राहुल हो ही नहीं सकते। तुम आकाश हो। मैं राहुल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा चेहरा बदल गया।
लेकिन मेरा आवाज, गिटार का धुन तो कह रहा है कि मैं राहुल ही हूँ। और मैं तुम्हारी और राहुल के बारे में वो सब कुछ जानता हूँ जो तुम शादी के फर्स्ट नाइट में राहुल को कही थी। वो मन्नत के बारे में तुम्हें तो याद होगा ना माया? वो पहाड़ी वाली शिव मंदिर तुम्हें याद है या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? तुम चाहे जो कुछ भी कह लो, लेकिन तुम राहुल हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते तुम राहुल। क्यों मैं नहीं हो सकता राहुल? मैं राहुल ही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम राहुल नहीं हो, क्योंकि मैं खुद राहुल को पहाड़ी से धक्का देकर मार डाला था। जो पति तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था तो उसे मारने के वक्त तुम्हारा हाथ नहीं कांपा? राहुल मेरा पति नहीं था, वो मुझे प्यार करता था, लेकिन मैं उसे कभी प्यार नहीं किया। उसे मारने के लिए मुझे उसकी पत्नी होने का नाटक करना पड़ा। संतोष पांडे ने मुझे ये सब करवाया है। माँ बाबा के गुजरने के बाद मेरे इस दुनिया में मेरे भाई के अलावा और कोई नहीं है। संतोष ने मेरे हाथों राहुल को मारने के लिए मेरे भाई को किडनैप किया है। वो कहाँ है मुझे आज तक पता नहीं है। 1 साल से ज्यादा हो गया है, मैं अपने भाई को देखा नहीं है। वो कैसा है, किस हालत में है, मुझे कुछ पता नहीं है। तुम राहुल हो या आकाश, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपना भाई चाहिए, अपना भाई चाहिए। मैं राहुल ठाकुर हूँ या नहीं, ये मानना न मानना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को तुमसे जरूर मिलवाऊंगा। सर, अगर संतोष पांडे को अपनी जाल में फंसाना है तो माया का साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। माया से हमारा क्या काम है? सिर्फ माया नहीं, संतोष पांडे के जितने भी करीब है उन सबको संतोष से डिअटैच करना होगा। लेकिन मैं किसी भी तरीके से माया को इन्वॉल्व करना नहीं चाहती। अंजलि बेटा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इस हिसाब से माया हमारे दोस्त है। तो फिर राहुल ठाकुर को आकाश का चेहरा देने की कोई जरूरत नहीं थी। अंजलि अचानक से ऐसे क्यों रिएक्ट करके चली गई? क्योंकि इस वक्त अंजलि सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है और लड़कियों की तरह एक लड़की है, और जलन ही लड़कियों का दूसरा नाम है। सुनिए सुधांशु जी, आगे से फाइनेंस से रिलेटेड फाइल आकाश के हाथ भेजिएगा। वो हमारे कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है, उसे ये सब हैंडल करने दीजिए। ठीक है सर। हेलो, आप कौन है? मैं कौन हूँ ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जिसको तुम अपने कब्जे में रखकर लड़ाई जीतने का सपना देख रहे हो वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं माया के भाई के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, वो तो मेरे कब्जे में है, मैं उसे कल ही देखा है। कल और आज के बीच में 24 घंटा का फर्क है। अगर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर देख लो। ये बात सुनकर संतोष तुरंत वहाँ से चला जाता है और आकाश उसका पीछा करता है। यहाँ कोई आया था क्या? नहीं सर, यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ कोई आएगा तो वो बचकर यहाँ से जाना नहीं चाहिए और इस बच्चे के ऊपर अच्छी तरह से नजर रखना। जी सर, आप चिंता मत कीजिए। संतोष जाने के बाद आकाश वहाँ पर पहुँचता है। वो संतोष की गुंडों को मार के माया की भाई को छुड़ा कर ले जाता है। वहाँ माया अपनी भाई आने का इंतजार कर रही थी। दीदी, मुन्ना, तू आ गया? तू ठीक तो है ना? तुझे उस संतोष ने बहुत परेशान किया है ना? मैं तुझे अपनी आंखों से अब कभी दूर नहीं करूंगी। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मैंने अपना वादा पूरा किया माया, तुम्हें तुम्हारी भाई को संतोष के कैद से छुड़वा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तुम क्या करोगे राहुल? ठाकुर खानदान का पूरा जायदाद फिर से हासिल करना चाहता हूँ। वो सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ जो संतोष ने धोखे से हमसे छीन लिया था। ठीक है, इस खेल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे जो कुछ भी पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। फिलहाल तुम्हारा भाई मेरे पास रहेगा, क्योंकि अगर ये फिर से संतोष के हाथ लग गया तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसे मैं सही सलामत अपने पास रखूंगा, इसे कुछ होने नहीं दूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है राहुल, तुम मुन्ना को अपने साथ ले जाओ।
माया, कहाँ हो तुम? चिल्ला क्यों रहे हो? मैं इस घर में तो हूँ। तुम्हारा भाई कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि मेरा भाई कहाँ है। 1 साल से आपने उसे कहाँ रखा है, ये तो मैं भी नहीं जानती। ऐसे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरा भाई आपकी कैद से भाग चुका है। वो कैसे भाग गया, कौन उसे भगा कर ले गया, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन मेरी भाई को आपकी चंगुल से मुक्ति मिल गई। अब तो मैं भी आपकी कैद से मुक्त हो जाऊंगी। अब आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये संतोष पांडे कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। मेरे पास एक नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं। अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा दरवाजा खुलूंगा। लेकिन तुम ये मत भूलना कि तुम अपने पति का खून किया है और उसका सबूत है मेरे पास। उस सबूत के आधार पर तुम मेरे सामने नाचोगी, मेरे आगे पीछे घूमोगी। संतोष पांडे, जिस तरह तुम्हारी कैद से मेरा भाई निकल गया, ठीक उसी तरह वो फोटोज वाले सबूत भी बेकार हो जाएंगे। और तुमने जो गेम स्टार्ट किया था, उस गेम का अंजाम भी बहुत जल्दी तुम्हारे सामने होगा। तुम मुझे अभी तक नहीं पहचानती हो माया। तुम अगर ये सोचती हो कि तुम्हारी भाई मेरे हाथों से निकल गया तो तुमने गलत सोचा है। मैं किसी भी तरह तुम्हारे भाई को ढूंढ के लाऊंगा। तब उसका अंजाम मैं क्या करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। अंजलि, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? नहीं, अवॉइड नहीं कर रही हूँ। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, तुम्हारे यहाँ आने के बाद से तुम और पापा मिलकर जो नाटक कर रहे हो, उसका नतीजा क्या है? और उस नाटक में मेरा रोल ही क्या है? इसलिए आकाश, मैं ये डिसाइड किया है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं खंडाला लौट जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता अंजलि, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्योंकि जो युद्ध मैंने शुरू किया है वो तुम्हारी और सर के बिना पूरी नहीं हो सकती। और उसके बाद देखना, तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं होंगे। बहुत खूब आकाश, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। लेकिन तुम अपनी प्यार में अपना मकसद मत भूलना। ये मत भूलना कि तुम एक मिशन पर हो। मैं कुछ नहीं भूला हूँ सर, मैं हर वक्त तैयार हूँ सर। आप मुझे बस प्लान बताइए कि आगे क्या करना है। उसके बाद डॉक्टर आदित्य आकाश को प्लान बताते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं सुधांशु जी? ये कैसे हो सकता है? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ सर। कंपनी का हालत अब बहुत खराब है सर। 2 साल हो गए, वर्कर्स लोगों को बोनस नहीं मिला है। वर्कर्स लोग स्ट्राइक करने वाले हैं। इनकम टैक्स, सेल टैक्स ने नोटिस दिए हैं। टोटली हमें अब 4 करोड़ रुपए चाहिए। पैसे ना देने पर कंपनी बंद हो जाएगा। पैसे दे दो, मुझे क्यों पूछ रही हो? इतने पैसे कंपनी के फंड में नहीं है सर। अच्छा हुआ आकाश, तुम आ गए। एक क्राइसिस हो गया है। 2 दिन के अंदर हमें 4 करोड़ रुपए चाहिए। सर, बैंक में 50 लाख रुपए है। रेस्ट अमाउंट हम कहाँ से लाएंगे? ओह सीट, अचानक इतने बड़े क्राइसिस आएगी मुझे मालूम नहीं था। सर, आप इसको क्राइसिस बोल रहे हैं? आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर आप 4 करोड़ रुपए के लिए इतना परेशान हो जाएंगे तो कैसे होगा? मैं असल में परेशान नहीं हूँ आकाश। हेलो, आकाश पांडे स्पीकिंग। सुना है आकाश निवास आप बेच रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये बात किसने बोला? मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा। नहीं नहीं, मैं घर नहीं बेचूंगा। 3 करोड़। अरे कहा ना कि मैं वो घर नहीं बेचूंगा। ठीक है, मैं उस घर के लिए पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगा। क्या 10 करोड़? उस घर के लिए आप मुझे 10 करोड़ रुपए देंगे? हाँ, 10 करोड़। सोच समझ कर मुझे बोलना, मैं आपका फोन का इंतजार करूंगा। क्या हुआ सर, किसका फोन था? आकाश, मेरे घर बेचने के लिए कोई मुझे 10 करोड़ रुपए दे रहा है। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तुरंत उसे हाँ कर दीजिए। उस पुरानी घर की कीमत अब सिर्फ 2 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन ये बेवकूफ आपको 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इस पे हमारी फायदा ही फायदा है। हम इनकम टैक्स और सेल टैक्स को 4 करोड़ देकर भी हमारे पास 6 करोड़ रुपए बचेंगे। इसमें आपको बहुत फायदा होगा। आप उस आदमी को अभी फोन करके उसे हाँ कर दीजिए सर। तुम ठीक कह रहे हो आकाश, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। सुनिए, मुझे आपकी डील मंजूर है।
मैं अपना घर आपको बेचना चाहता हूँ। ठीक है, कल सुबह ठीक 9 बजे मैं आपके घर पैसे के साथ पहुँच जाऊंगा। 9 बज गए हैं, वो आदमी अभी तक नहीं आया। वो कहीं झूठा तो नहीं है? सर, अब 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। आप चिंता मत कीजिए, वो आदमी आ जाएगा। और ऐसे भी सर, आपने ये घर बेचने का डिसीजन लेकर बहुत अच्छा किया। तुम जानते हो आकाश, ये घर श्रापित है। ये घर पहले जिसका था वो और उसका परिवार में कोई नहीं बचा, और अब मेरा भी कोई नहीं है। मेरे जाने के बाद ये घर फिर से श्रापित हो जाएगा। तब डॉक्टर आदित्य वहाँ आते हैं। आप दोनों में संतोष पांडे कौन है? मैं हूँ संतोष पांडे। और आप? मैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता। कल हमारी इस घर के डील के बारे में बात हुई थी। इस बैग में पूरे 10 करोड़ रुपए हैं, चाहे तो आप गिन सकते हो। नहीं आदित्य जी, पैसे गिनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस तरह समय और जवान के पक्के हैं, उसे देखकर ये पैसे गिनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि आप एक जेन्युइन आदमी है। तो ठीक है, आप इस पेपर्स में साइन कर दीजिए। लीजिए आदित्य जी, मैंने इस पेपर्स में साइन कर दिया है। अब ये घर आपका है। ऐसे आप एक डॉक्टर है। आप कौन से डिपार्टमेंट के डॉक्टर है? मैं एक प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट से हूँ। मैं अभी 1 साल पहले किसी आदमी का प्लास्टिक सर्जरी किया था। वो आदमी पहाड़ी से गिर गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था। मैं उसे प्लास्टिक सर्जरी करके उसका चेहरा को बदल दिया। मैं उसको अपने बेटे का चेहरा दिया। ओह रियली? वाओ, तब तो आप भगवान हो। नहीं, मैं एक आर्टिस्ट। आदित्य जी, इतनी हड़बड़ी में मैं एक घर बेच दिया, इसलिए मुझे कुछ दिन यहाँ रहने के लिए इजाजत दीजिए। जब मैं कोई दूसरा घर देख लूंगा तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको 1 महीने रहने की इजाजत देता हूँ। मैं अब चलता हूँ। सर, हमने जो गांव में फैक्ट्री डालने के लिए जमीन खरीदे थे, वहां पर फैक्ट्री बनाने के लिए गांव वाले मना कर रहे हैं। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमने उन पर मारपीट भी किया, लेकिन उनको कोई डर नहीं है। वो हमें वहां पर फैक्ट्री बनाने के लिए नहीं देंगे सर। सुना है किसी राहुल ठाकुर गांव वालों को मदद कर रहा है, उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? आप कौन है? राहुल ठाकुर। कौन राहुल ठाकुर? प्रताप ठाकुर का बेटा राहुल ठाकुर। इम्पॉसिबल, राहुल ठाकुर मर चुका है। पॉसिबल मिस्टर संतोष पांडे, मेरी तकदीर अच्छी थी, इसलिए उस पहाड़ी से गिरने के बावजूद भी मैं बच गया। तुम राहुल ठाकुर नहीं हो। तुमने मेरे साथ काफी वक्त गुजारा है संतोष। मेरे आवाज सुनकर तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि मैं राहुल ठाकुर हूँ? मेरे पास तुम्हारे फालतू की बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। जंग का ऐलान तो हो गया है संतोष पांडे, अब सिर्फ अंतिम बार बाकी है। माया, संतोष पांडे इतने जल्दी हार मानने वाला नहीं है। मेरे हाथों में इक्का से लेकर गुलाम तक सारे पत्ते हैं, और इन सारी पत्तों में से सबसे कीमती पत्ता तुम ही हो। फिलहाल तो मैं आजाद हूँ, और मेरा भाई भी तुम्हारी कैद से भाग चुका है, इसलिए मैं अब पहली वाली माया बन चुकी हूँ। राहुल अगर जिंदा है तो तुम्हारे पास जो फोटोग्राफ्स है उसका कोई होना या ना होना उसका कोई मतलब नहीं है, और अगर मैं यहाँ से निकल गई तो तुम्हारा खेल खत्म ही समझो। अगर खेल नहीं है तो हार जीत भी नहीं है, तो संतोष पांडे भी नहीं है, और तुम्हारा यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है। हे, इस लड़की को रूम में बंद कर दो और उसके ऊपर कड़ी नजर रखो, जैसे ये भाग ना पाए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। संतोष पांडे, तुम बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हारा विनाश निश्चित है। सर, फैक्ट्री में स्ट्राइक शुरू हो गई है। वर्कर्स ने आंदोलन कर दिए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि पहले बोनस दो, फिर हम काम करेंगे। और तो और पर्व कंपनी जो 15 करोड़ का ऑर्डर दिया था, अगर वो 1 महीने में पूरी नहीं कर पाए तो वो लोग ऑर्डर कैंसिल कर देंगे और हमारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। वर्कर्स लोग अगर काम बंद कर देंगे तो ऐसा ही होगा। और आज इनकम टैक्स, अनसेल टैक्स देने की आखिरी तारीख है। अगर पैसे नहीं दे पाए तो हमारी कंपनी का सील कर दिया जाएगा। तुम अभी जाकर वर्कर्स लोगों को बोनस दो, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, और टैक्स के बारे में मैं बाद में देख लूंगा। रुको, मैं पैसा लाता हूँ।
संतोष अपनी रूम में आकर वो 10 करोड़ जिस ब्रीफकेस में रखा हुआ था उसे कपबोर्ड में ढूंढता है, लेकिन वो ब्रीफकेस वहाँ पर उसे नहीं मिलता है। वो रूम में हर जगह देखता है, लेकिन उसे वो पैसे वाली ब्रीफकेस कहीं नहीं मिलते हैं। वो परेशान हो जाता है। ओ शिट, वो पैसे वाली ब्रीफकेस कहाँ चला गया? मैं अब क्या करूंगा? सुधांशु, घर के कपबोर्ड में कोई पैसे नहीं है। किसी ने पैसा चोरी कर लिया है। पूरे 10 करोड़ रुपए थे वहां पर। मैं अब क्या करूं? कौन कर सकता है ऐसा? ये आप क्या कर रहे हैं सर? पूरे 10 करोड़ चोरी हो गए? कौन बोल रहा है? राहुल ठाकुर। देखा ना संतोष पांडे, 10 करोड़ रखा हुआ वो ब्रीफकेस तुम्हारे ही कपबोर्ड से चोरी हो गई। अब कहां से लाओगे पैसे? अगर बोनस नहीं दोगे तो कैसे चलेगी तुम्हारी फैक्ट्री? और तुम सही समय पर ऑर्डर भी सप्लाई नहीं कर पाओगे। और उधर सेल टैक्स और इनकम टैक्स वाले तुम्हारे कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम अब पूरी तरह से फंस चुके हो संतोष पांडे। ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे तुम? संतोष पांडे कभी हार नहीं सकता। क्या हुआ सर? आप किसके ऊपर इतना चिल्ला रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, तुम बोलो अब क्या होगा आकाश? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है, कम से कम वर्कर्स लोगों को बोनस मिल जाती तो अच्छा होता। नहीं आकाश, इस बार बोनस नहीं दे सकते। सर, अगर हम वर्कर्स लोगों को बोनस नहीं देंगे तो वो लोग काम शुरू नहीं करेंगे। अगर काम शुरू नहीं हुआ तो आने वाले मंथ में हम लोग ऑर्डर सप्लाई कैसे कर पाएंगे? क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आकाश, ऐसे मुसीबत पहले मेरे साथ कभी नहीं थी। सर, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट की बात होती तो अलग बात थी, लेकिन ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मामला है। हाँ, अब मैं क्या करूं? तुम मुझे बताओ, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। सर, मैं ये सोच रहा था कि अगर आप दिल्ली जाकर रिक्वेस्ट करके टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड करा ले तो काम सही हो सकता है। हाँ सर, आकाश सर ठीक कह रहे हैं। अच्छा तो ठीक है आकाश, तुम आज ही दिल्ली चले जाओ। मैं जाकर क्या करूंगा सर? अग्रीमेंट आपने किया है, इस कंपनी का मालिक भी आप ही हो। आप जिस कैपेसिटी से उनसे बात कर सकते हैं, मैं उस कैपेसिटी से उनसे कैसे बात कर सकता हूँ? इस सिचुएशन में ऐसे शहर से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रही है, घर से 10 करोड़ रुपए चोरी हो चुकी है। ऐसे में मैं कैसे शहर से बाहर जाऊंगा? पुलिस किसी भी समय कंपनी पहुंच सकती है, इसलिए तुम जाओ। नहीं सर, अपनी कैपेसिटी में मैं वहां जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता सर। तुम मेरे कैपेसिटी से वहां जाओगे? मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे बिहाफ से बात करने के लिए मैं तुम्हें मेरा पावर ऑफ अटर्नी दे दूंगा। मैं अभी एडवोकेट से बात करता हूँ। उसके बाद संतोष एडवोकेट से बात करके पावर ऑफ एटर्नी आकाश के नाम साइन कर देता है। ये देखकर आकाश खुश हो जाता है। आप ऑफिस के अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? नए मालिक का ये हुक्म है कि आपको ऑफिस के अंदर अलाउड नहीं है। कौन है नया मालिक? राहुल ठाकुर। राहुल ठाकुर, राहुल ठाकुर, राहुल ठाकुर कहाँ है? वो राहुल ठाकुर सामने क्यों नहीं आता? और ठाकुर निवास में आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन है राहुल ठाकुर? छुप कर क्यों बैठे हो? हिम्मत है तो सामने आकर देख, बाहर निकल। कौन है तू? इस घर का असली मालिक। इस घर का असली मालिक? लेकिन असली मालिक तो आप हो, और मैंने आपको ये कहा था कि मुझे समय चाहिए, मुझे घर खाली करने के लिए 1 मंथ चाहिए, और आपने मुझे हाँ कहा था। लेकिन इस घर का असली मालिक ने आपको समय देने से मना किए हैं, इसलिए आप यहाँ से जाइए और कहीं रहने का बंदोबस्त कीजिए। संतोष पांडे घर छोड़कर चला जाएगा। कहाँ है वो राहुल ठाकुर? बुलाओ उसको, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है राहुल ठाकुर से मिलने की मिस्टर संतोष पांडे? जिस तरह तुमने मेरी खानदान को मिटाने की साजिश की थी, आज उसी साजिश की तुम भी शिकार हो चुके हो संतोष। आकाश, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं आकाश नहीं, राहुल ठाकुर हूँ। अगर तू आकाश नहीं है तो राहुल ठाकुर भी नहीं है, क्योंकि वो मर चुका है। बेटे को अगर नहीं पहचानते तो कम से कम माँ को तो पहचानते होंगे ना संतोष? हाँ, पहचाना, बिल्कुल पहचाना। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ गायत्री ठाकुर? गलती कर दी मैंने उस आकाश के ऊपर भरोसा करके, बहुत गलती कर दी। कांटे से कांटा निकलता है मिस्टर संतोष पांडे। मेरे पापा प्रताप ठाकुर ने भी तुम पर बहुत विश्वास और भरोसा किया था,
और मेरी माँ ने तुम्हें अपने बेटे का दर्जा दी थी और मैंने तुम्हें अपना भाई, अपना दोस्त, अपना हमदम माना था, लेकिन तुमने उसके बदले हमें क्या दिया? धोखा। तुम्हारी वजह से मेरा चेहरा बदल गया, तुम्हारी वजह से मेरे पापा गुजर गए और तुम्हारी वजह से मेरी माँ और बहन बेघर हो गए। और आज ये राहुल ठाकुर तुमसे बदला ना लिया तो उसके पापा का आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगा। नहीं, तुम राहुल ठाकुर नहीं हो, तुम एक चालबाज फरेब इंसान हो। क्या साबित करना चाहते हो? चेहरा बदल जाने से राहुल ठाकुर आकाश गुप्ता बन जाएगा? मैंने राहुल का प्लास्टिक सर्जरी करके उसका चेहरा को बदल दिया। मैं पुलिस के सामने और कोर्ट में खुद गवाही दूंगा और तुम्हारी इस साजिश में साथ देने वाली वो माया, वो भी कोर्ट में गवाही देगी। माया, वो भी तुम लोगों के साथ है? हाँ संतोष पांडे, मैं अब राहुल के साथ हूँ। मेरा भाई अब तुम्हारे कैद से भाग चुका है, इसलिए मैं अब आजाद हूँ और मैं अब तुम्हारे खिलाफ गवाही जरूर दूंगी। तुमने जोर जबरदस्ती मेरे हाथों क्या क्या करवाया था, वो सब कुछ मैं कोर्ट में बता दूंगी। तुझे तो मैं फांसी की फंदे तक जरूर लेकर जाऊंगी। नहीं माया, तुम ऐसा गलती कभी मत करना। अगर तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दोगी तो तुम भी फंसोगी, क्योंकि तुम अपनी पति को पहाड़ी से धक्का देने का फोटोज मेरे पास है। हा 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 हा। मैं राहुल ठाकुर जिंदा हूँ, इसलिए तुम माया के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, समझे तुम? सुन लिया, अब इस घर से अपना सामान उठा और चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी। सुना नहीं तुमने माँ ने क्या कहा? अपना सामान उठा और यहाँ से निकल। तब संतोष की मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। हेलो सर, प्रताप ठाकुर की बेटी को मैंने किडनैप कर लिया है, उसे मैं पुरानी फैक्ट्री में लेकर आया हूँ, आप जल्दी आइए। वाह मंटू, तुमने तो कमाल कर दिया, एक हारी हुई बाजी को तुमने फिर से पलट दिया। शाबाश। तुम प्रताप ठाकुर की बेटी का अच्छी तरह से ख्याल रखना, जैसे कि उसे कुछ तकलीफ ना हो। मैं अभी आया। सुनो, फोन मत काटना, मैं बहन की आवाज उसकी भाई को तो सुना दूं। तुमने क्या सोचा था राहुल ठाकुर कि तुम इस खेल में जीत गए? नहीं, तुम इस खेल में कभी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि इस खेल की हमेशा से ही विजेता मैं ही हूं। ये लो, एक बार अपनी बहन की आवाज तो सुन लो। सुनो। हेलो भैया, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे किडनैप करके यहाँ ले आए हैं। भैया बचा लो मुझे। तुम्हें कुछ नहीं होगा रानी, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, मैं अभी आता हूँ। सुनो राहुल, अगर तुम तुम्हारी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो प्रॉपर्टी का पेपर लेकर पुरानी वाली फैक्ट्री में 1 घंटे के अंदर पहुंच जाना, वरना तुम्हारी बहन जिंदा नहीं बचेगी। संतोष, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आवाज धीरे कर, तू ये मत भूल कि तेरी बहन अब मेरी कब्जे में है, इसलिए पेपर्स लेकर जल्दी फैक्ट्री में पहुंच जाना। और हाँ, पुलिस को मत बुलाना, वरना तेरी बहन जिंदा नहीं बचेगी। अब क्या होगा राहुल? रानी उसके कब्जे में है। आप चिंता मत कीजिए माँ, रानी को कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। सर, मैं पहले वहाँ जाता हूँ, आप कुछ समय के बाद पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाना। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। उसके बाद राहुल प्रॉपर्टी की पेपर्स लेकर वहाँ पहुँचता है। अच्छा हुआ राहुल कि तुम प्रॉपर्टी का पेपर्स ले आए, अब जल्दी से इस पर साइन कर। जब राहुल पेपर्स में साइन करने जाता है, तब माया वहाँ पहुँचती है। रुक जाओ राहुल, तुम पेपर्स में साइन नहीं करोगे। एक बार पापा जी ने साइन करके गलती किए थे, अब तुम ऐसी गलती दोहराओगे नहीं। संतोष, रानी को छोड़ दो, वरना मैं तुम पर गोली चला दूंगी। छोड़ दो रानी को। उसके बाद राहुल की संतोष और उसके गुंडे लोगों के साथ हाथापाई होता है। राहुल उनको मार के जख्मी कर देता है और रानी को छुड़वा लेता है। तब संतोष उठकर राहुल को मारने के लिए बंदूक उठाता है। ये देखकर माया राहुल की सामने आ जाती है और गोली माया को लगती है। तब पुलिस आकर संतोष के ऊपर गोली चला देते हैं और संतोष की उसी समय वहाँ पर मौत हो जाती है। माया, ये तुमने क्या किया? मुझे बचाने के लिए तुम सामने आ गई, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं जो कुछ भी किया ठीक किया राहुल। मैंने ऐसे करके अपनी गलती का
प्रायश्चित किया है। मैंने तुम्हें बहुत दुख तकलीफ दिया है राहुल, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। ऐसे करने से शायद भगवान भी मुझे माफ कर दे। राहुल, मेरे भाई का ख्याल रखना। मेरी जाने के बाद उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना राहुल। वादा करो मुझसे, वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे भाई का ख्याल मैं अच्छी तरह से रखूंगा। और एक बात राहुल, मैं तुम्हें कभी पत्नी का प्यार दे नहीं पाई, इसलिए तुम अंजलि से शादी करके दोनों खुश रहना, क्योंकि मैं अंजलि की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और दर्द देखा है, जो एक अच्छी और सच्ची जीवन साथी की आंखों में होता है। तुम अंजलि से शादी कर लेना राहुल। अब मेरी जाने का समय हो गया है। तुम दोनों हमेशा खुश रहना, हमेशा खुश रहना। इतना कहकर माया अपना दम तोड़ देती है। कुछ महीने के बाद राहुल अंजलि से शादी करके खुशी से रहता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।